हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो स्मॉल कैप एंड दो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि साल 2025 में आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है और आने वाले 12 से 15 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दो मिड कैप एंड दो स्मॉल कैप फंड्स को काफी डिटेल में, और ये चारों फंड्स आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है साल 2025 में, और आने वाले 12 से 15 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं उन दो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि देखा जाए तो काफी शानदार है और आपको हिस्टोरिकली काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इन दोनों मिड कैप फंड्स के बीच में जो पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग है ये बहुत ही रीजनेबल दिखने को मिलता है। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कि भाई वो दो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स कौन कौन सा है। गाइस, बात करें दो मिड कैप फंड्स के बारे में, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला फंड जो चूज किया हुआ है मिड कैप कैटेगरी से, वो है आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। सेकंड फंड गाइस आपका मिड कैप कैटेगरी से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड गाइस, इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का, यानी कि जो हिस्टोरिकल रिटर्न है वो कैसा है इन दोनों मिड कैप फंड्स का। तो लास्ट 1 ईयर में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64.91% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.46% का। तो गाइस, लास्ट के 1 ईयर में दोनों मिड कैप फंड का जो रिटर्न है ये काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। हालांकि दोनों में से देखिए तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है इसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। लेकिन गैस, यहाँ पे हम लोग इन दोनों को कंपटीशन के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि इन दोनों को हम लोग एक ही पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले हैं। तो दोनों फंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गैस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 24.46% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.15% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 23.51% का। तो गाइस, पिछले 3 सालों में भी दोनों मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। स्पेशली बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करी गई इस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का जो रिटर्न पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 29.63% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.29% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.89% का। तो गाइस, पिछले 5 सालों में अगेन दोनों मिड कैप फंड्स का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा दिखने को मिलता है। हालांकि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने मार्जिनली ही सही, लेकिन पिछले 5 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया हुआ है। एंड आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में भी बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करी गई जिन दोनों मिड कैप फंड्स का कैप्चर रेशियोज का, तो पहले बात करेंगे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.34% का। यानी कि पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में इस फंड ने आपको सबसे ज्यादा मोटा मोटी 9.5% का गिरावट दिखाया हुआ है। बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -8.89% का। तो ये फंड भी पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में मोटा मोटी मैक्सिमम 9% के आसपास में गिरावट दिखाया हुआ है। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -12% के आसपास में। तो गाइस, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो दोनों फंड्स काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है और काफी कम गिरावट दिखाया हुआ है पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में, जो कि कैटेगरी एवरेज से बेहतर दिखने को मिलता है। बात करी गई स्टॉप रेशियो का,
तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का जो साफ रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 89 का। मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का साफ रेशियो की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 111 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 90 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड काफी शानदार देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाइस हमेशा ये माना जाता है कि जिस फंड का साफ रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा है उतना ही बेहतर रहता है। और जब मार्केट काफी तेजी में रहता है तो वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पाता है। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड का अपसाइड रेशियो काफी शानदार है। एंड आपका जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है इसका भी साफ रेशियो अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। तो इस फंड का भी साफ रेशियो खराब तो बिल्कुल भी नहीं है। लास्टली बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 70 का। मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 54 का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 87 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है ये बेहतर दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। इसका मतलब गाइस ये दोनों फंड काफी कम गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस परफॉर्मेंस एंड रिस्क रेशियोज के मामले में ये दोनों ही मिड कैप फंड्स काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड अपना कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को भी काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। तो गाइज इन दोनों मिड कैप फंड्स को आप एक साथ एक पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन गाइज इससे पहले आपको इन दोनों फंड के बीच में ओवरलैपिंग कितना है पोर्टफोलियो का ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों फंड्स के बीच में ओवरलैपिंग कितना है पोर्टफोलियो का। तो गाइज बात करें पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो इन दोनों मिड कैप फंड्स के बीच में जो पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग है वो मोटा मोटी 10% के आसपास में है। यानी कि 90% होल्डिंग ऐसा है इन दोनों फंड्स का जो कि काफी यूनिक है, बिल्कुल यूनिक है, एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। लेकिन 10% ऐसा भी है जो कि एक दूसरे से मैच करता है, कॉमन है। तो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग यहाँ पे 10% का है जो कि देखा जाए तो काफी सही है, बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। और 10% का जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है वो काफी अच्छा माना जाता है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये तो हमने बात किया इन दोनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो ऐसे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जिसको आप एक साथ एक ही पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और लंबे समय में आपको बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और दोनों फंड देखा जाए तो एक ऐसा मतलब एक नरम है और एक गर्म फंड है, यानी कि एक फंड हाई रिस्की है स्मॉल कैप कैटेगरी में और एक फंड ऐसा है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में भी कम रिस्की होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे हम लोग दो फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से, और इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहला फंड यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड गाइस आपके लिए यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड। एंड इन दोनों फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का, यानी कि लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है ये बहुत शानदार नहीं है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.21% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.32% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले एक साल का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.64% का। तो गाइस लास्ट के 1 ईयर में हालांकि दोनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया हुआ है, लेकिन जो मार्जिन है बीट करने का वो क्वांट स्मॉल कैप फंड का काफी कम है। एंड आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है ये फंड काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.36% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 27.61% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.67% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न पिछले 5 सालों का ये बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 48.76% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 35.47% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का
तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 31.79% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों में ये सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 सालों में स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। वही बात करें इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 15.23% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.27% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 13.07% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में टाटा स्मॉल कैप फंड यहाँ पे काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, क्योंकि ये फंड कम गिरावट दिखाता है। एंड जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये फंड थोड़ा सा ज्यादा गिरावट दिखाता है। तो दोनों फंड देखे तो काफी अच्छा है। दोनों फंड का जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए काफी बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है आने वाले टाइम में। तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन देखे तो वैसे दोनों फंड का अच्छा है, एक फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है और टाटा स्मॉल कैप फंड देखे तो कंपैरेटिवली कम रिस्की होने वाला है। बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 97 का। टाटा स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 82 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 81 का। तो गाइस वैसे देखे तो दोनों फंड का अपसाइड रेशियो अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर दिखने को मिलता है। हालांकि 100 के नीचे है, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है वो 100 के काफी करीब दिखने को मिल रहा है। तो दोनों फंड बेहतर है। एक फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेता है तो आपको रिटर्न भी ज्यादा बना के देता है, और दूसरा फंड कम रिस्क लेता है तो आपको रिटर्न भी थोड़ा सा कम बना के देता है। हालांकि दोनों फंड अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर ही परफॉर्म करता है। लास्टली बात करें गाइस आपका डाउनसाइड रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 73 का। टाटा स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 66 का। तो गाइस डाउनसाइड की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा ज्यादा डाउनसाइड दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है, तो वहीं पे टाटा स्मॉल कैप फंड रिलेटिवली काफी कम गिरता है अपनी कैटेगरी एवरेज से भी एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से भी जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस का एंड कैप्चर रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है एंड रिस्क रेशियोज भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिलता है और एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करता है दोनों ही फंड्स। तो मुझे इसीलिए लगता है कि भाई ये दोनों स्मॉल कैप फंड्स आपको एक पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है। तो गाइस ये तो हमने इन दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस एंड कैप्चर रेशियो की बात किया, लेकिन गाइस आपके लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि भाई इन दोनों फंड्स के बीच में पोर्टफोलियो का जो ओवरलैपिंग है वो कितना है, तो उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो इन दोनों फंड्स के बीच में जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है ये काफी कम दिखने को मिलता है, 4% से भी कम है। मोटा मोटी देखे तो यहाँ पे 3.32% का ओवरलैपिंग है जो कि बेहद ही कम माना जाता है। तो गाइस ये दोनों फंड देखे तो ऑलमोस्ट यूनिक ही दिखने को मिलता है। दोनों फंड के पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ 3% स्टॉक्स ऐसे है जो कि कॉमन दिखने को मिलता है, या फिर कह लीजिए 3% होल्डिंग ऐसा है जो कि कॉमन दिखने को मिलता है। 97% होल्डिंग ऐसा है जो कि बिल्कुल यूनिक है दोनों फंड्स के। तो मुझे लगता है कि दोनों फंड आपके लिए काफी अच्छे तरीके से काम कर सकता है और अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। तो ओवरलैपिंग का जो इश्यू है बिल्कुल यहाँ पे निग्लिजिबल हो जाता है। तो ये दोनों फंड्स आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है। एक फंड में आप लमसम भी कर सकते हैं और एसआईपी भी कर सकते हैं, और वहीं दूसरा फंड यानी कि जो टाटा स्मॉल कैप फंड है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही कर पाएंगे। तो दोनों फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है लंबे समय में और आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे मैंने आपको दो मिड कैप एंड दो स्मॉल कैप फंड्स का जो कॉम्बिनेशन है इसके बारे में काफी शानदार तरीके से बताया है। और गाइस यहाँ पे देखे तो दोनों फंड्स यानी कि दोनों कैटेगरी के जो दो फंड है उसमें
जो पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग है वो काफी कम है, तो आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। कंडीशन यहाँ पे ये है कि भाई आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर होने चाहिए। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है या फिर मॉडरेट साइड में आता है, तो आपको इन चारों म्यूचुअल फंड्स को इग्नोर कर देना चाहिए। और गाइस एक बात और मैं क्लैरिफाई कर दूं आप सभी को कि भाई अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको खुद भी रिसर्च कर लेना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।